जय हिंद एवरीवन। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो मैं आज बात कर रहा हूँ यहाँ पे वापस इंडियन जो मैप हमारा जो ये चल रहा है। तो ये हमारी जो नेक्स्ट पार्ट 5 शुरू हो रहा है, इसमें हरियाणा हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने जो फर्स्ट पार्ट में लद्दाख जम्मू कश्मीर कवर किया था, सेकंड में हिमाचल प्रदेश और थर्ड में पंजाब। फोर्थ पार्ट में हमने देखा था कि इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं ना, उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। और ये जो सीरीज चल रही है, तो मैं आपको स्पेशली ये आपका यूपी पीसीएस और आरओ और एआरओ को टारगेट करेगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं, तो वनडे एग्जाम्स के लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी ज्योग्राफी पे। अगर हम स्टडी मैप के थ्रू करते हैं तो ज़्यादा इजी बन जाता है, वो हम लॉन्ग टाइम तक उसको याद भी रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी क्रम में आज हमारा नया सेशन है हरियाणा। और हरियाणा को हम समझते हैं यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में दिया गया है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर ये इतना रह गया है, ये वाला हमारा लद्दाख है, ये अक्साई चीन वाला एरिया है जो आपको ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया था। 10% पार्ट है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। इंडियन गवर्नमेंट ने 1984 में इस पर क्या कर लिया था बच्चों, कब्जा कर लिया था। उसके बाद में इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है पीओके के नाम से। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको कहा जाता है एलओसी। और जो चाइना और भारत के बीच में, इसको कहा जाता है एलएसी। और यहाँ पर है गिलगित, इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है बाल्टिस्तान। इधर वाले इतने क्षेत्रों को कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। और पूरे पीओके की जो राजधानी है वो यहीं पर है, जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। क्या आपको ये सब डेटा याद है? जब हमने जो पार्ट पढ़ा था सिंधु नदी के बारे में, तो हमने देखा था कि जो सिंधु रिवर थी वो तिब्बत के कुछ जनरली वो यहाँ का जो एरिया था, यहाँ से निकलती है, इधर जाती है, ये टर्न मारती है, पाकिस्तान से होती हुई यहाँ से प्रवेश करती है। और यहाँ पर है पाकिस्तान का कराची, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं किस पे, हरियाणा पे। देखो, अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके अगर हरियाणा दिखाऊं तो समझो सर, यहाँ से हमारा क्या है, देखो, ओहो, ये साइज थोड़ा सा हम इसको डिक्रीज कर लेते हैं। चलो ये वाला लेते हैं। देखो, जो ये वाला जो हमारा राज्य है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो ये वाला राज्य है हमारा हरियाणा। कौन सा है सर? ये तो हो गया हरियाणा। ठीक है बच्चों, सॉरी, यहाँ से ये इतना। अब इसमें यहाँ पर अगर मैं ये वाला जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, तो सोचो हरियाणा में यहीं पर हरियाणा 3 ओर से कवर करता है दिल्ली को। तो ये हमारा न्यू दिल्ली है, जिसको मैंने यहाँ पर रेड से कवर किया है। क्या ये बात समझेंगे? यूपी की अगर पूर्वी सीमा देखें इधर क्षेत्र में ये वाली, तो ये उत्तर प्रदेश से टच होती है। और बाकी 3 ओर से किससे गिरा है? ये हरियाणा से गिरा है। कौन? न्यू दिल्ली या दिल्ली। ठीक, उसके बाद में यदि मैं यहीं पर ये अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे कि सर ये इतना एरिया हो गया हमारा किसका, हरियाणा का। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है? नंबर 1, एक तो आपको इसके पड़ोसी राज्यों के नाम याद रखने हैं। सर हरियाणा का एक पड़ोसी राज्य है पंजाब। ठीक, नंबर 1। दूसरा, हरियाणा का जो दूसरा पड़ोसी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? 2 राज्य हो गए। एक राज्य ये हुआ, एक यहाँ पर हो गया। एक राज्य है राजस्थान, ये पूरा इलाका किसका है? राजस्थान का है। 3 राज्य हो गए यहाँ तक। देन उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, ये वाला जो यहाँ से ग्रीन ये सब ये क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो कितने टोटल राज्य हो गए यहाँ तक? सब टोटल राज्य हो गए यहाँ पे 4, राइट। यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ से एक बात समझो ध्यान से, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। सर ये वाला कौन सा है? ये तो दिल्ली है, और दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब है कि हरियाणा से कौन से आपका यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री टच होती है? सर वो होती है न्यू दिल्ली की, राइट। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो बच्चों यहाँ पर है चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ भी क्या है? यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ हालांकि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और ये अपने में खुद में भी एक यूनियन टेरिटरी है। इसका मतलब हरियाणा की हरियाणा की जो सीमा है 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, एक चंडीगढ़ से और एक न्यू दिल्ली से। ये दिल्ली से, ठीक है। तो टोटल राज्य थे 3, यूनियन टेरिटरी कितने हो गए हैं? 2। अब एक विवादित है, वो है उत्तराखंड। एक्चुअल क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला जो छोटा सा एरिया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर उत्तराखंड से भी ये लिटिल बिट टच होता है, और यहीं से यूपी टच होता है, हिमाचल प्रदेश है, यूपी का जो सहारनपुर वाला इलाका है। ठीक, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस ये भी है कि यहाँ एक्चुअली क्या है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यमुना प्रवेश करती है यहाँ से ऐसे, यहाँ पर बाउंड्री पे यमुना नदी थोड़ा सा यहाँ कवर करिए दिल्ली में, ऐसे यहाँ पे प्रवेश जाएगी। देखो ये यमुना नदी है। अब क्वेश्चंस क्या है कि यमुना यहाँ किसके तट पर है? तो
कई बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है कि हरियाणा की सीमा निम्नलिखित में से किससे टच होती है, किससे टच नहीं होती। तो उत्तराखंड का आंसर भी माना जाता है, कई बार ये ऑप्शंस में नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। अब यानी कि अगर मैं आपसे ये बात करूं भाई, पंजाब से हरियाणा के कौन कौन से ज़िले, हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं सर? 22 ज़िले हैं। तो हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं, उन 22 ज़िलों में से 7 ज़िलों की सीमा किससे टच होती है? पंजाब से। जैसे अगर ऊपर वाले की मैं बात करूं तो यहाँ पर है पंचकुला नंबर 1। ठीक है, उसके नीचे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें अम्बाला। कौन सा मिल जाएगा? अम्बाला। अम्बाला के जैसे ही नीचे जाएंगे तो कुरुक्षेत्र मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र के नीचे जाएंगे तो कैथल मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, कैथल के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे जिंद मिल जाएगा। जिंद के इधर जाएंगे तो फतेहाबाद मिल जाएगा। फतेहाबाद के बाद में ये वाला इलाका सिरसा मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मिलेंगी। तो मैं आपको नीचे इनको एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे मैपिंग, इनका लिए मैपिंग यूज़ किया है। तो फिलहाल हमने क्या क्या सीखा कि सर यदि अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के एक मतलब साइड में राजस्थान है, पंजाब है, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को भी माना जाता है। यहाँ पे जनरली मूल रूप से उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है। 2 यूनियन टेरेटरी हैं जिसमें चंडीगढ़ आता है और दिल्ली आता है। ठीक है, चलो तो ये डेटा हमें यहाँ से ऐसे याद रख लेंगे। आगे बात करते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किससे, हरियाणा से, तो ये पूरा जो मैप है, अगर आप ये पूरा मैप आप देख पा रहे हो, तो ये पूरा मैप किसका है सर? ये पूरा तो कंप्लीट जो मैप है ये है हरियाणा का। ये जो मैप देख पा रहे हैं, और ये इलाका कौन सा है? पंजाब है। तो पंजाब से जैसा भी मैंने कहा था, पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, आपका जिंद है, फतेहाबाद है और सिरसा है। तो यानी कि ये आपके 7 जो ज़िले हैं, इनकी बाउंड्री टच होती है किससे? पंजाब से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पीसीएस की या फिर आरओ या एआरओ की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें लेवल थोड़ा सा डीप चला जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल हमें यहाँ से डेटा याद रखना ही पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। उसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई यहाँ है राजस्थान, तो राजस्थान में कौन कौन से टच हो जाएंगे? तो राजस्थान में देखो, ये तो सिरसा भी टच हो रहा है यहाँ पे, ये फतेहाबाद भी यहाँ पे टच हो रहा है, जैसे यहाँ देख लीजिए। उसके बाद में हिसार टच हो रहा है, भिवानी टच हो रहा था, महेंद्रगढ़ी हो गया, रेवाड़ी हो गया, मेवात हो गया। ठीक है, तो ये किससे टच होते हैं? राजस्थान से इनकी सीमाएँ लगती हैं, राइट। नेक्स्ट उसी प्रकार से आप देख लें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में सबसे फ्रंट वाला यहाँ पर कौन सा है? यमुना नगर है। यहीं से यमुना नदी यहाँ तक आके इसकी बाउंड्री पर टच होती है, और यमुना नगर की ही सीमा कभी कभी मान ली जाती है उत्तरांचल से या उत्तराखंड से, राइट। तो यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये जो बीच का इलाका है ना, यहाँ पर है आपका दिल्ली। ये वाला इतना क्षेत्र किसका है? ये दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया। तो दिल्ली वाले क्षेत्र को हटा के, क्योंकि दिल्ली तो यूनियन टेरेटरीज है। उसके बाद में फिर फरीदाबाद और फिर पलवल। ठीक, पलवल के इधर साइड में मेवात है, लेकिन मेवात से यूपी की सीमा नहीं लगती। मेवात से किसकी सीमा लगती है? राजस्थान की। देखो यहाँ पर दिया होगा, ये दिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद में यदि उत्तरांचल से कभी अगर क्वेश्चन आ जाए और यदि उसमें हमें आंसर देना ही पड़ेगा, तो कौन सा आंसर होगा कि सर हरियाणा का एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसकी बाउंड्री उत्तराखंड से टच होती है, उसका नाम है यमुनानगर। कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा एक नेक टाइप का एरिया यहाँ पे टच है। अगर दिल्ली से क्वेश्चन आ जाए, कि बात करूं दिल्ली की, तो बच्चों दिल्ली से कौन कौन सा टच होता है? तो अगर हरियाणा में एक तो सोनीपत है, एक झज्जर है, एक गुड़गांव या गुरुग्राम है, और एक है फरीदाबाद। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है कि दिल्ली की हरियाणा के कौन कौन से ज़िलों से सीमा टच होती है? तो इन चारों से टच होती है, राइट। तो ये हम इसको एज ए मैप के थ्रू याद रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश से किसकी कौन कौन से ज़िले टच होते हैं हरियाणा के, तो पंचकुला, अम्बाला और यमुनानगर टच होता है। तो ये भी क्वेश्चंस, ये खास क्वेश्चंस है। मैं आपको बता दूं, अगर ज्योग्राफिकल अगर इसका फिजिकल एरिया देख पाएंगे तो यहाँ से कई बार ज्योग्राफी के जो बाउंड्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ से कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो बहुत बार पूछी जाती हैं, किसके बारे में? हरियाणा के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को राज्य का जो दर्जा है वो कब दिया गया, यदि यह क्वेश्चन आपके सामने आए, राइट। तो अगर दर्जा देने की बात करूं तो बच्चों 1 नवंबर 1966 को, यानी कि अगर हरियाणा को हरियाणा जो राज्य है, इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया है या इसका गठन पूछ लिया जाए आपसे, तो गठन की डेट भी क्या हो जाएगी? यही वाली डेट हो जाएगी। अब एक कहानी सुनिए। जबकि पहले बात तो मैंने ये चीज़ आपको जब पंजाब समझा रहा था तभी आपको बताया था। तो ये पहले हुआ करता था पूरा पंजाब, राइट। इस पंजाब में से इतना भाग चला गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे इतना हिस्सा पाकिस्तान में चला गया ये पंजाब, और ये वाला पंजाब बचा भारत के लिए, राइट।
अब भारत वाला मान लो कि ये वाला हमारे पास में सपोज दैट ये भारत वाला पंजाब है, तो भारत वाले पंजाब से भी 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ, यहाँ से इसका फिर से विभाजन किया गया, पुनर्गठन किया गया और इस पंजाब से एक नया राज्य बना अलग, ये वाला राज्य हरियाणा। कौन सा राज्य बनाया गया, तो ये बचा हुआ भाग क्या कहलाया, पंजाबी कहलाया था। और इन दोनों की एक संयुक्त राजधानी यहाँ पर बना दिया गया, किसको, चंडीगढ़ को, चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे समझ लेना। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बात सुनो, यहाँ पहला पॉइंट, एक अकाली दल था, कौन सा, अकाली दल। ठीक, इस अकाली दल के एक नेता थे जिनका नाम था तारा सिंह, तारा सिंह। तो सर अकाली दल के नेता तारा सिंह के नेतृत्व में एक हिंदी राज्य की मांग को लेकर डिमांड की गई और तब जाके भारत सरकार ने 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1 नवंबर 1966 को पंजाब से एक नया राज्य बना दिया, हरियाणा, और ये भारत का 17वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना था, 17वां। और एक खास बात इसकी यह है कि हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला यह भारत का पहला राज्य है, यानी कि हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। तो हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, भारत में हरियाणा बना है। यदि मैं आपको यहीं पर एक चीज़ और समझाना चाहूँ तो आप उसको ऐसे यहाँ समझ लो। देखो मैं इसको इस सर्कल में समझा रहा हूँ, लाइक दैट इज। क्वेश्चन यदि आपसे यह आए कि किसी भी भाषा के आधार पर या भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य किसके आधार पर, अगर आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर, यानी कि सर भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पहला जो राज्य बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था, आंध्र प्रदेश। कब बना था सर, ये 1 अक्टूबर 1953 में बना था। कब बना था, 1 अक्टूबर 1953 को ये बना था, 1 अक्टूबर। ठीक है, और कौन सी भाषा के आधार पर बना था, अगर भाषा देखी जाए तो तेलुगु, तो तेलुगु भाषा के आधार पर ये बना था। और उस टाइम पे इसकी जो राजधानी थी, उस टाइम पे इसकी राजधानी हुआ करती थी करनूल। क्या राजधानी थी, करनूल इसकी राजधानी थी, जबकि वर्तमान में इसकी राजधानी है अमरावती। यानी कि सर अगर हम ये बात कर लें नॉर्मली कि सर हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है, तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। क्या ये बात याद रहेगी हमें। सर पहले क्या था कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पूरा पंजाब हुआ करता था, इसका कुछ हिस्सा चला गया पाकिस्तान में और कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे रह गया, सर भारत में। फिर भारत वाला जो पंजाब था इसका भी विभाजन हो गया पंजाब और हरियाणा में, और हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बन गया, 17वें नंबर का राज्य बना। यदि इसकी राजधानी से सवाल आ जाए आपसे तो बच्चों इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी सबको पता है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी भी है, मतलब किसकी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ अपने में खुद भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और उस केंद्र शासित प्रदेश है उसकी खुद की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन याद रख लेंगे। अगर सवाल है कि भाई हरियाणा का सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा शहर किस चीज़ में पूछ रहा है, पहले ये तो पता होगा, वो बात करें जनसंख्या में, तो सबसे बड़ा जो शहर है वो है फरीदाबाद। कौन सा है, फरीदाबाद। ये पॉइंट हम याद रख लेंगे। अगर हमसे ज़िले, जैसे भी मैंने आपको कहा था कि हरियाणा में टोटल कितने ज़िले हैं, तो सर 22 ज़िले हैं। इन 22 ज़िलों में से कौन कौन से ज़िले स्मार्ट सिटी में आते हैं, तो 22 ज़िलों में से स्मार्ट सिटी में करनाल आता है और फरीदाबाद आता है। तो स्मार्ट सिटी में कौन कौन से हैं, एक तो है सर करनाल और दूसरा कौन सा है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद। ये दोनों कैसे हैं, तो ये दोनों स्मार्ट सिटी हैं यहाँ की। अगर मैं यहाँ के प्रशासन की बात करूँ तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो क्वेश्चन है कि सर हरियाणा का, अभी जो भी मैं बात बता रहा हूँ, तो वर्तमान अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान जो राज्यपाल हैं उनका क्या नाम है, बंडारू दत्तात्रेय है उनका नाम, बंडारू दत्तात्रेय।
ये वर्तमान राज्यपाल हैं। और यदि आपसे पूछा जाता ना पहले राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम था धर्मवीर। क्या नाम था? धर्मवीर था पहले, धर्मवीर। ठीक। चलो, मुख्यमंत्री की यदि बात करी जाए तो मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट में? अभी भी मैं वर्तमान के ही, क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट से ही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाता है क्योंकि हरियाणा स्पेशल का किसी का पेपर होगा तो उसमें भले ही आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। तो वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री है वहां पे? तो मनोहर लाल खट्टर कर हैं, मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के हैं ये। ठीक है। चलो, विधानमंडल कैसा है भाई वहां पे? तो मैं बता दूं, एक सदनीय, मतलब विधानसभा जो विधानमंडल है वो एक सदनीय विधानमंडल है। कैसा है? एक सदनीय, मतलब केवल एक ही सदन है, वो भी कौन सा सदन है? विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं। और विधानसभा की सीटें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो 90 सीट हैं यहाँ पे, 90 सीट्स। ये क्वेश्चन यहाँ तो थोड़ा सा खास हो जाता है। तो आपने सीख लिया हरियाणा में एक ही विधानसभा है, विधान परिषद है नहीं, और उसमें टोटल कितना सीट है? 90 सीट है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और बीजेपी की गवर्नमेंट है। संसदीय क्षेत्रों के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा लोकसभा के बारे में, तो यदि मैं आपसे बात करूं भी कि लोकसभा में कितना सीट हैं, तो लोकसभा में 10 सीटें हैं। और यदि आपसे पूछा जाए राज्यसभा में टोटल कितना सीट है प्रेसिडेंट में वहाँ पे, तो 5 सीटें हैं। ठीक। चलिए, हाई कोर्ट यदि आपसे पूछा जाए तो मैं आपको बता दूं, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे तो पंजाब प्लस हरियाणा प्लस चंडीगढ़, इन तीनों का एक संयुक्त हाई कोर्ट है, संयुक्त या कॉमन हाई कोर्ट है। और ये कॉमन हाई कोर्ट है कहाँ पर? ये चंडीगढ़ में है। ये कॉमन हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। राइट, ये बात आप याद रख लेंगे। और यदि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो कॉमन हाई कोर्ट है इनका, तो इस हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? पहला मुख्य न्यायाधीश, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था रामलाल। क्या नाम था? रामलाल। राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल। अगर आपसे टोटल एरिया पूछा जाए भाई हरियाणा का कितना कुल क्षेत्रफल है, तो 4212। ठीक, इतने वर्ग किलोमीटर वहाँ का ये एरियाज है। ये कहाँ का? हरियाणा का। राइट गाइस। चलिए, तो क्षेत्रफल हो गया। जनसंख्या से अगर क्वेश्चन बन जाए आपसे, तो अगर आपसे ओवरऑल टोटल जनसंख्या यदि पूछी जाए वहाँ पे, तो टोटल जनसंख्या कितनी है? ये तो हो गई वहाँ की इतनी जनसंख्या। राइट। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चों ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िले में है और सबसे कम किस में है? अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला पूछा जाए, तो फरीदाबाद है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फरीदाबाद। राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या कौन से में है, तो चरखी दादरी है, चरखी दादरी। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से क्वेश्चन अगर आ जाए, तो क्षेत्रफल में इतना क्षेत्रफल हो गया यहाँ से 44,212। तो अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है? वो है सिरसा का। किसका है? ये है सिरसा ज़िला, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। और सबसे कम क्षेत्रफल कौन से का है? तो सबसे कम है फरीदाबाद का, जबकि उसका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, फरीदाबाद। राइट। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है, अगर रैंक पूछे आपसे। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रैंक है वो 21वीं रैंक है। और यदि जनसंख्या में हमसे रैंक पूछ लिया जाए तो इसमें कितना रैंक है, तो 18 रैंक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन, ये छोटे तथ्य हैं, पूछे भी जाते हैं बहुत मुश्किल से, वरना अदरवाइज ये केवल एक बेसिक ग्राफ मैं बात कर रहा हूँ, बाकी हम आगे बात करेंगे इन सारी चीज़ों पर। राइट। चलो आगे समझ लेते हैं। चलो गाइस, ये हुआ। अब बात करेंगे किसके बारे में? भाषाओं के बारे में। यदि अगर मैं हरियाणा में भाषा की बात करूं, तो राजभाषा क्या है हरियाणा की? तो हरियाणा की जो राजभाषा बच्चों वो तो हिंदी है। कैसी है सर? राजभाषा हो गई हिंदी। अगर अतिरिक्त या भाषाएं पूछे आपसे, मतलब इसके अलावा कौन सी आधिकारिक भाषाएं जनरली, तो आपको 2 भाषाएं यहाँ पे और मिल जाएंगी, एक तो अंग्रेजी, दूसरी पंजाबी। ये वहाँ की भाषाएं हो जाएंगी। क्षेत्रीय भाषाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में एक तो हरियाणवी तो है ही, हरियाणवी। आपने देखा हो कई बार बोलते हैं ना कि हरियाणा के लोग अगर किसी से टाइम पूछ लो तो को कैसे बोलेंगे? हाँ भाई टाइम क्या दो है, वो घड़ी का थारे बाप ने लेके दी के। तो वो एक फ्लेवर आता है उनका वहाँ पे।
ठीक है। तो एक तो हरियाणवी हो जाएगी, मेवाती भी है, और क्षेत्रीय भाषाओं में यदि मैं बात करूं तो क्षेत्रीय भाषाओं में एक बागड़ी भाषी भी आती है, बागड़ी आ जाएगी। तो ये वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डेटा समझाया है। एक बार जल्दी से मैं फास्ट इसके बारे में रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे। तो सर अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को राज्य का दर्जा या हरियाणा का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। किससे हुआ था, तो पंजाब से हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा का गठन किससे हुआ है, पंजाब से हुआ है, राइट। कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 में हुआ था। अकाली दल के तारा सिंह के नेतृत्व में एक अभियान चला गया था, तब जाकर हिंदी भाषा के आधार पर बनने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना। जबकि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का जो पहला राज्य है, भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन बना था, वो आंध्र प्रदेश बना था। कब, 1 अक्टूबर 1953 में। और कौन सी भाषा के लिए, तेलुगु भाषा। मद्रास के 14 राज्यों से या 14 वहाँ के प्रांतों से मिलकर या खंडों से मिलकर ये राज्य बनाया गया था उस टाइम पे। राजधानी करनूल थी, वर्तमान में इसकी राजधानी अमरावती है। वैसे 3 राजधानियाँ यहाँ चल रही हैं, करनूल भी है, अमरावती भी है और हैदराबाद भी है, लेकिन हैदराबाद मूल रूप से तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी। राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ अपने में खुद स्टेट भी है और चंडीगढ़ की जो खुद की राजधानी चंडीगढ़ भी है। तो चंडीगढ़ 3 की राजधानी है। किस किस की राजधानी है, तो बात करेंगे तो सर ये पंजाब की राजधानी है। सर ये किसकी राजधानी है, हरियाणा की राजधानी। ये किसकी राजधानी, चंडीगढ़ की राजधानी, राइट। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर शहर देखा जाए कहाँ का, हरियाणा का, तो वो कौन सा है, वो है फरीदाबाद। क्षेत्रफल में छोटा है जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ा है। टोटल ज़िले कितने हैं, 6। अगर क्वेश्चन आप 22 हैं। अगर आपसे पूछा जाए गठन के टाइम पर कितने ज़िले थे, तो गठन के टाइम पर इसमें केवल 7 ज़िले थे। उस टाइम पे कितने ज़िले थे, 7। स्मार्ट सिटी में करनाल और फरीदाबाद आते हैं। वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, पहले धर्मवीर करते थे, ठीक। और जो प्रेजेंट वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर हैं, ठीक। एक सदनीय विधानसभा है, विधान परिषद होती नहीं, जिसमें 90 सीटें हैं। संसद में बात करेंगे तो लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5 सीट हैं। हाई कोर्ट है। तो पंजाब हरियाणा का आप इमेजिनेशन भी क्या करो, मैपिंग में वर्ल्ड इंडिया का जो मैप है उसमें आपको समझा करें इसको कि सर कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का तीनों का संयुक्त हाई कोर्ट है। वो कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था, तो ये रामलाल को बनाया गया था। ये क्वेश्चन आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का 21वां नंबर है। और कितना क्षेत्रफल है कि 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सिरसा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा है फरीदाबाद। उसके बाद में जनसंख्या की बात करेंगे तो जो जनसंख्या है ये वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी जनसंख्या है, यहाँ पर भी लिखा ऑलरेडी। और रैंक है 18। और यदि सबसे ज़्यादा जनसंख्या फरीदाबाद, सबसे कम किस में है, चरखी दादरी में है। भाषाएँ ऑलरेडी हो ही गई हैं। अब यहाँ समझते हैं। देखो मैंने आपको ये देखो जितना भी अगर इस कलर से आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा हरियाणा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला कलर लेते हैं, ठीक। जो ये ब्लू कलर से आप देख पा रहे हैं तो ये है आपकी यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी है, राइट। अब यमुना नदी आप देखेंगे तो ये देखो ये क्या लिखा है, ये तो है हिमाचल प्रदेश, ये उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड, यूके। ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो ये है उत्तर प्रदेश का बॉर्डर और इधर है हरियाणा का। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के देख रहे हैं बराबर बॉर्डर पर। और ये यहाँ से दिल्ली में एंटर किया, फिर यहाँ दिल्ली आ गई, देन उसके बाद में फिर से वापस ये बॉर्डर बनाया। तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी नदी, जैसे मान लो मैं यदि ये बात करूँ लाइक दैट इज, हम यहाँ पे ऐसे कुछ कर लेते हैं लाइक, फिर हम वापस चले जाते हैं यहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं। तो इसको मान लिया मैंने यूपी, इसको मान लिया मैंने हरियाणा। तो क्वेश्चन आता है सर यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पे कौन सी नदी बहती है, तो इस अगर नदी का पूछा जाए तो यमुना। तो यमुना नदी क्या करती है, तो यमुना यूपी और हरियाणा का क्या बनाती है, ये बॉर्डर बनाती है। ये दोनों का क्या बना रही है यहाँ पे, सर ये बॉर्डर बनाती है यहाँ पर। तो ये तो बनाती है यहाँ पे बॉर्डर। एक बात तो ये याद रखें। दूसरा, एक एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं। तो याद रख लेंगे कि यमुना को हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिए। उसका कारण है क्योंकि जो हरियाणा है ना, इसका अगर मुख्य व्यवसाय देखा जाए, मुख्य व्यवसाय, तो इसका मुख्य व्यवसाय है कृषि। यहाँ के अधिकांश लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है। खाद्य उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, एग्रीकल्चर हो गया है। इसी वजह से तो जर्नली क्या होता है कि इसी के पानी से यहाँ पे सिंचाई की जाती है मूल रूप से। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। तो ये आपने सीख लिया इस नदी के बारे में। उसके बाद में दूसरी एक बात समझो, ये है पाकिस्तान। अगर देखेंगे तो ये वह सिरसा है। तो सिरसा से ये वाला क्वेश्चन है कि सबसे पास में पाकिस्तान है इधर, राइट।
लेकिन बीच में यहाँ पे क्या, इधर पंजाब है, इधर क्या है, यहाँ पे राजस्थान है। तो आपको एक तो भौगोलिक सीमा भी याद रखनी है कि भाई कौन कौन से राज्य इसके चारों तरफ आते हैं। तो पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और आपके पास में उत्तर प्रदेश हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा देखो ये वाला जिस पे इन्होंने रेड सर्किल लगाया हुआ है, तो ये है यहाँ पे इनके पास में कौन सा, ये इतना चंडीगढ़। देखो चंडीगढ़ की सीमा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से तो नहीं लगती, लेकिन हरियाणा से लगती है, इधर किससे लगती है, पंजाब से लगती है। और पंजाब ने 3 तरफ से किसको घेरा हुआ है, जैसे हरियाणा ने इधर 3 ओर से किसको घेर रखा है, दिल्ली को, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे याद रखना है। ठीक है गाइस, चलो ये भी हो गया हमारा, आगे समझते हैं। अब यहाँ से मैं आपको समझाने वाला हूँ हरियाणा के जो राज्य, आपके जो ज़िले हैं और कौन से ज़िले में क्या क्या खास बातें हैं, चलिए उन पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर फ्रंट पे जो आप ज़िला देख रहे हैं, इस ज़िले का जो नाम है वो है पंचकुला। क्या नाम है, फर्स्ट वाला तो हो गया बच्चों पंचकुला, राइट। जस्ट वेट, इसको मैं कर लेता हूँ लाइक। तो सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे, उसका क्या नाम है, पंचकुला है। और पंचकुला से अगर हम बात करेंगे तो इसी में यहीं पर एक जगह है कालका। कौन सी जगह है, यहाँ पर एक जगह है बच्चों कालका है, ये भी आपको याद रखनी, राइट। अगर मैं यहाँ की जनरल बात करने लगूँ पंचकुला या कालका के बारे में, तो क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एज ए स्टोरी समझा रहा हूँ, फिर बाद में मैं उनको लिखा दूंगा। ठीक है, देखो सर होता क्या है कि सर कालका से यहाँ से और यहाँ पे है शिमला, राइट। तो कालका से शिमला में तक एक ट्रेन की और एक रेल मार्ग है शिमला। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एक रेल मार्ग है। तो ये जो रेल मार्ग है ना, तो ये यूनेस्को में शामिल है। किसमें शामिल है बच्चों, तो ये है यूनेस्को में शामिल है। तो क्वेश्चन भी ये आता है इससे रिलेटेड कि शिमला और कालका जो रेल मार्ग है वो किन 2 राज्यों के मध्य है। तो यहाँ है ये हरियाणा, और ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और कालका कहाँ पर पड़ता है, तो ये पंचकुला में। और पंचकुला ही टच किस्सा होता है चंडीगढ़ के पास में, और चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की राजधानी। क्या ये बात यहाँ से याद रख लेंगे। एक और चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, यहीं से हम एक चीज़ और याद रखेंगे, किसके बारे में, पंचकुला के बारे में। तो एक तो पंचकुला, तो जर्नली अगर क्वेश्चन आए आपसे हरियाणा के पर्यटक स्थल, तो हरियाणा में 2 मूल रूप से पर्यटक स्थल हैं, एक है पंचकुला और दूसरा है कालका। ठीक है, कालका, केवल ये 2 हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन अभी पीछे पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ये हरियाणा के किसी एग्जाम्स में आया था, और वैसे भी आपका यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे है क्या बच्चों, पंचकुला में जो हिल है, यहाँ पर एक पहाड़ी है ये वाली। ठीक, तो इसका नाम पूछा जाता है कि मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सर यहाँ से क्वेश्चन ये है आ सकता है, वेट 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 ब्लैक कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो यहाँ से यह क्वेश्चन आ सकता है कि मोरनी की पहाड़ियाँ किसकी बच्चों, कि मोरनी की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में स्थित हैं, हरियाणा के। तो मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस हो गए पंचकुला के बारे में। पंचकुला के जैसे आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो ये कौन सी जगह है बच्चों, ये है अम्बाला, राइट। अब अम्बाला से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक तो यहाँ पर अम्बाला में है सैनिक छावनी है। अम्बाला में क्या है, सैनिक छावनी है। और यहीं पे कहा जाता है, मतलब यहाँ पर एक क्या है, एक बुढ़िया का रंग महल है, बड़ा फेमस है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ से किसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से अम्बाला के बारे में। अम्बाला से यदि हम थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को कहा जाता है धर्म नगरी। क्यों कहा जाता है, उसका पीछे रीज़न है, क्योंकि आपने सुना होगा एक महाभारत का युद्ध हुआ था। कौन सा, महाभारत। अब महाभारत का जो युद्ध हुआ है, तो जो कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र क्या है, यह युद्ध स्थल है किसका, महाभारत के युद्ध का। अगर मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाना चाहूँ तो उसको ध्यान से समझिए। देखो जो ऐसा मान लीजिए, मैं आगे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी दूंगा, इन सब चीज़ सारे पॉइंट्स मैं आगे लिखाऊंगा भी। तो महाभारत का युद्ध हुआ था। पहली बात तो क्या है, एक ग्रंथ है जिसको कहा जाता है महाभारत, ये ग्रंथ का नाम है, राइट। अब ये जो ग्रंथ है, जर्नली कहते हैं कि जो हिंदू रिलीजन में सनातन धर्म है, तो ये उसका पंचम वेद माना जाता है, क्योंकि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उनमें से महाभारत को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती है। और दूसरी बात ये समझ लीजिए, महाभारत पूरी दुनिया का सबसे लंबा साहित्य ग्रंथ है, सबसे बड़ा। शुरुआत में क्या था बच्चों, इसके अंदर लगभग 24,000 श्लोक हुआ करते थे, और बाद में श्लोकों की संख्या बढ़कर लगभग 1.5 लाख, यानी कि 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई, 1.5 लाख के आसपास में हो गई। तो इस महाभारत, मतलब जो पहले कहा जाता था भारत, और जब श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर 1 लाख प्लस हो गई, तो नाम पड़ा महाभारत। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे, ठीक।
फिर इसका आगे चल के क्या फारसी में अनुवाद किया जाता है जय संहिता के नाम से। और इसके जो रचयिता है महाभारत, जो ये ग्रंथ है महाकाव्य है, तो ये वेद व्यास जी ने लिखा है। अब वेद व्यास जी हस्तिनापुर मेरठ के पास में जो जगह है वहाँ के निवासी थे। और विष्णु जो भगवान जी हैं, तो वेद व्यास जी को विष्णु भगवान के 21वें अवतार के रूप में उनको माना जाता है। कहा जाता है कि जो विष्णु भगवान हैं उनके टोटल ओवरऑल जो आपका 24 क्या है उनके अवतार हुए हैं। उन 24 अवतारों में से 21वें अवतार किसको माना गया? वेद व्यास जी को माना गया। ठीक। और यहाँ पे जो ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था, तो आपको पता होगा ये कौरवों पांडवों के मध्य हुआ था, जिसमें 5 पांडवों का आपने नाम सुना होगा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये कहानी नहीं है, ये डेटा यूज़ रखना है। और ये एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 5 पांडवों में शामिल नहीं था, लाइक दैट इज। ठीक है। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश महाभारत के युद्ध में किसको दिए थे? तो अर्जुन को दिए थे। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरा, ये कोई भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन का जो रथ चलाते थे, जो सारथी थे, वो कौन थे? तो वो भी भगवान श्री कृष्ण जी थे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक किसी इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, या तो यूपीपीसीएस या यूपीपीसीएस में तो पूछा ही जा चुका है, आईएएस में भी एक बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि जो अर्जुन जी का जो धनुष था, जो तीर कमाल था, ठीक, तो उस धनुष को पूछा जाता, उसका नाम क्या था? ठीक, उसको गांडीव कहते थे। कहते हैं कि गांडीव जो धनुष था वो पहले भगवान शिव का था, उनके बाद में वो इंद्र जी के पास पहुंचा, देन उसके बाद में वो जो वही धनुष अग्नि के पास में, और देन उसके बाद में अर्जुन जी के पास में पहुंचा था। ठीक। एक कथा यह भी कहा जाता है कि जो महाभारत है, जो महाकाव्य है, एक्चुअल में इसके रचयिता तो वेद व्यास जी हैं, लेकिन इसको जो लिखा है तो वो गणेश जी ने लिखा, और गणेश जी ने वेद व्यास जी से सुनकर ऐसा लिखा, ऐसा कहा जाता है। ठीक। और कई पात्र यहाँ से अन्य आपने सुने होंगे, जैसे एक कर्ण थे, कर्ण को कहा जाता था दानवीर, कुंती और सूर्य के पुत्र थे। ठीक। तो इस तरह की कुछ घटनाएं यहाँ से हम देखेंगे, मैं आगे उनके बारे में लिखाऊंगा। अगली जगह हमारे पास में है बच्चों कैथल। कैथल की कहानी अगर देखी जाए तो कैथल से एक कहानी तो ये आती है कि रज़िया सुल्ताना जो 1236 में दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो क्या होती है कि वो यहाँ से दिल्ली में पहले वो शासन कर रही थी, तो दिल्ली से जाके वो पंजाब में भटिंडा में गई थी युद्ध करने के लिए। तो भटिंडा के किले में उसको कैद कर लिया था, मैंने आपको ये कहानी बताई थी। अब भटिंडा में उसको कैद कर लिया, तो भटिंडा में ही रज़िया क्या कर लेती है, जिसने उसको कैद किया था उस व्यक्ति का नाम था अल्तूनिया। तो अल्तूनिया एक तरह से समझ सकते हैं कि भटिंडा जो पंजाब में जगह है, वहाँ का एक छोटा सा राजा समझ लेंगे। उससे विवाह किया। विवाह करने के बाद उसके साथ में मिलकर एक रज़िया बड़ी सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण करना आती है, लेकिन हार जाती है। तत्पश्चात ये दोनों वापस जा रहे होते हैं, तो यहीं कैथल में एक वृक्ष के नीचे, तो कैथल में क्या करते हैं ये दोनों, एक वृक्ष के नीचे यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं। तभी कहते हैं कि डाकुओं का काफिला गुजरता है, और वो क्या करते हैं, इनको मार देते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि रज़िया की हत्या कहाँ हुई थी? तो डाकुओं ने 1240 में रज़िया की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? कैथल में। तो कैथल से बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है। यदि मैं कैथल से यहाँ पे करनाल के बारे में आपको बताना चाहूँ, तो करनाल में एक तो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है करनाल। किस चीज़ के लिए? डेयरी उद्योग। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा कि भारत के अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला थी ना, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला की जन्मभूमि भी बच्चों क्या है, वो है करनाल है। ठीक। तो ये बड़ा खास क्वेश्चन बन जाता है। और भारत की पहली महिला थी कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री बनी थी। और कितनी बार? 2 बार यात्रा की उन्होंने। ठीक। एक बार पहली जो यात्रा की थी वो 1997 में की थी, दूसरी 2003 में। तो 2 यात्राएं की। इनके बारे में मैं पॉइंट्स में लिखा दूंगा आपको। ठीक। इस तरह से उसके बाद में अगर हम जनरली और यहाँ से क्या बात करेंगे, तो हमारा करनाल में क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं। तो करनाल के मूल रूप से हमें यही ध्यान रखना है। और करनाल जनरली देखो, एक और चीज़ अगर हम यहाँ से देखें करनाल के बारे में, तो करनाल की जो बाउंड्री है जो टच होती है, ठीक, करनाल हो गया। करनाल के बाद में अगर मैं बात करूं तो नीचे हमें देखने को मिलेगा पानीपत। अब देखो पानीपत से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पानीपत में सबसे पहले तो याद रखना है कि यहाँ पे हरियाणा का तेल शोधन कारखाना है। कहाँ पे?
पानीपत में ही है। और पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम 1526, दूसरा 1500 कब हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। तो 3 पानीपत के युद्ध हुए थे यहाँ से। इन तीनों युद्धों को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वहाँ पे हम इनके बारे में समझेंगे, तीनों युद्धों के बारे में कि भी पहले में किस किस के मध्य हुआ था, दूसरा किस किस के मध्य हुआ था, लाइक दैट इज। ठीक। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में एक जगह है रोहतक। तो रोहतक से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का जो होलसेल का व्यापार है वो कहाँ पर है, वो रोहतक में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कई बार हिसार से भी बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है। क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में आपको इधर देखने को मिलेगा, राइट। और यदि इधर हम बात करें तो इधर कहाँ बात कर सकते हैं, झज्जर पे नहीं, गुड़गांव से हम कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो गुड़गांव क्या है, मैं आपको बता दूं, पूरे हरियाणा में अगर औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन है सबसे ज़्यादा तो वो गुड़गांव में है, इसीलिए औद्योगिक नगरी कहा जाता है गुड़गांव को। दूसरा, गुड़गांव में यहीं पर ही आपको मिलेगा इधर साइड में यहाँ पे कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। तो कहते ना गुड़ होता है, गन्ने का गुड़, तो गुड़ खाओगे तो दिमाग बढ़ेगा, ऐसे याद रख लेना, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। दूसरा, एनएसजी जो कमांडो होते हैं हमारे, एनएसजी, तो एनएसजी कमांडो का केंद्र भी कहाँ पर है, गुड़गांव में है। दूसरा एक तथ्य और याद रखेंगे आप, सुल्तानपुर पक्षी विहार, सुल्तानपुर पक्षी विहार भी कहाँ पर है, गुड़गांव में है। और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा जाता है। और गुड़गांव में एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि भाई हरियाणा का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर है और कौन सा है। तो हरियाणा का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम ही सुल्तानपुर पक्षी मतलब राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1989 में ये बनाया गया था। ठीक। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुल्तानपुर झील कहाँ पर है, तो सुल्तानपुर झील भी कहाँ पर है, ये भी आपका गुड़गांव में है। ठीक है। उसके बाद में यदि आपसे फरीदाबाद के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में एक तो आपको पता ही है कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है ये। ठीक। तो फरीदाबाद से 2-3 चीज़ें याद रख लेना। एक तो क्या है, यहाँ पे ना बड़खल झील है। कौन सी झील है, बड़खल, और आपका दमदमा झील यहीं पर है। ठीक। ऐसी एक बर्ड फ्लू है आपका, या ब्लू बर्ड कर एक झील है, ब्लू बर्ड झील, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। हिसार में है, कहाँ पर है, हिसार किधर गया हमारा, यहाँ होगा ये। ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमें याद रखने हैं जनरली यहाँ के बारे में। चलिए, तो अब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्या करता हूँ, 1 बाई 1 करके यहाँ पे लिखाता हूँ, राइट गाइस। तो अभी हम इन सब चीज़ों को एक एक करके लिखने वाला हूँ मैं, पॉइंट आउट करके। तो ये मैंने जो मैप दिया है वो इस वजह से, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूँ कि भाई पॉइंट नंबर जो 16 है ये कौन सा ज़िला है हरियाणा का, तो ये कौन सा था, पंचकुला। सर ये कौन सा है, सर ये अम्बाला है। सर ये कौन सा है, ये यमुनानगर है। सर ये कौन सा है आपसे, इस तरह से आपको ना पॉइंट टू पॉइंट नंबर के हिसाब से जब आप याद करेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, लाइक दैट इज। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा नीचे यहाँ पे देखो मंडल दे दिए गए हैं। तो यहाँ के कौन सा ज़िला कौन से मंडल में पड़ता है, तो अम्बाला मंडल में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर पड़ते हैं। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात पड़ता है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और आपका रेवाड़ी पड़ता है। हिसार में ये वाले चारों पड़ते हैं। रोहतक में, अच्छा रोहतक में एक और पड़ता है आपका दादरी भी पड़ता है इसी में। ठीक। करनाल में ये तीनों पड़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे ये मंडल हो गए, कौन से मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो अब इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम इन सब चीज़ों को नोट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला हमने ऊपर जो डिस्कस किया था तो वो मैं पंचकुला के बारे में डिस्कस किया था। पंचकुला में एक जगह थी कौन सी, कालका। तो सबसे पहले तो मैं कालका ही समझा देता हूँ। देखो बच्चों, तो कालका है कहाँ पर, तो ये है पंचकुला ज़िले में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, हरियाणा का है। कालका में कालका देवी जी का मंदिर भी है। दूसरी चीज़ हम यहाँ से एक अगर पॉइंट याद रखना चाहेंगे तो ये वाला एक हम पॉइंट याद रख लेंगे। मान लो कि ये कौन सी जगह है, मान लो ये है शिमला, राइट, और इस जगह को मैं मान लेता हूँ कालका, ऐसे लाइक। ठीक है। तो सर यहाँ पे ये जो जगह अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन है, यहाँ पे क्या है, एक रेल मार्ग है। सर एक रेल मार्ग है यहाँ पे, और ये जो रेल मार्ग है ये किस में शामिल है बच्चों, तो सर ये यूनेस्को में शामिल है। तो यूनेस्को में शामिल,
एक तथ्य तो हमारा यहाँ से ये कवर हो जाएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है आ सकता है कि अगर पर्यटक स्थल आपसे पूछ ले, क्या पॉइंट पूछे जाएं आपसे, पर्यटक स्थल। तो पर्यटक स्थल से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे केवल 2 पर्यटक स्थल हैं मूल रूप से, कालका और पंचकुला। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, पर्यटक स्थल, वो भी किस जगह के, हरियाणा के। तो हरियाणा के पर्यटक स्थलों में एक तो नाम आता है बच्चों कालका का, ठीक है, और दूसरा नाम किसका आता है, पंचकुला का। और पंचकुला के पास में क्या है, यहीं पर ही चंडीगढ़, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी आ सकता है, पंचकुला अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पंचकुला में कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिली थी बच्चों, मैंने आपको ये भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको, यानी कि मोरनी पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स। तो मोरनी हिल्स कहाँ पर हैं, पंचकुला में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। अगला मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे अंबाला के बारे में, पॉइंट नंबर 2। अंबाला, ये भी किसका ज़िला है बच्चों, हरियाणा का है, राइट। तो अंबाला के बारे में यदि हम डिस्कस करेंगे तो एक तो यहाँ पर है सैनिक छावनी, सैनिक छावनी हो गई, ठीक है, एक पॉइंट तो हम ये याद रख लें। दूसरा मैंने आपको कहा था सर यहाँ पर एक महल है, कौन सा, जिसको कहा जाता है बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल। और ये सब क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जब आप ज्योग्राफिकल मैप के थ्रू स्टडी कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से आपकी चीज़ें बहुत आसान बन जाती हैं एक लॉन्ग टाइम तक चीज़ों को याद रखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर कोई भी चीज़ 10 से 15 मिनट में एज ट्रिकली याद कर लें, बहुत कम टाइम में उसको कवर कर लें। तो मैं आपको बता दूं वो जितनी जल्दी कम टाइम में याद होती है ना, उतनी जल्दी हम उनको भूलते भी हैं। अच्छे से कोशिश किया जाना चाहिए कि जब वो आपकी चीज़ों को देखो, किसी भी चीज़ को जब तक आप बिल्कुल ब्रीफ मतलब डीप में एक अच्छे से स्टडी अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी। इसीलिए बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, बहुत केवल वो फैक्चुअल डेटा उनका रह जाता है, जिस वजह से जब एग्जाम्स में वो पहुंचते हैं तो एग्जाम्स में क्या होता है कि क्वेश्चन की ना लैंग्वेज चेंज मिलती है। कई बार ऑप्शन जो उन्होंने पढ़े होते हैं उस तरह से नहीं मिलते, जिस वजह से क्या होता है कि कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता है कि इसका ऑप्शन ए होगा कि बी होगा। इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी चीज़ को हाई कॉन्फिडेंट में कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो स्टडी है ना, वो स्टडी डिपेंड करती है कि आपने किस लेवल से किया है। इसीलिए मैं हमेशा सब बच्चों से ये, सभी से मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उस कॉन्सेप्ट को एक पूरे तरह से उसको कवर करिए, ठीक। चलो पॉइंट नंबर 3। अगर मैं 3rd पॉइंट में यदि बात करूँगा तो फिर हमारा उसमें आ जाएगा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र से यदि मैं यहाँ से स्टार्टिंग से अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँ उसके बारे में, तो एक तो ये है सर, कुरुक्षेत्र क्या है, यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध स्थल। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे भी, महाभारत का जो युद्ध स्थल है वो कहाँ पर है, तो वो कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, ये हरियाणा में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आज पहली बार जान रहे होंगे कुरुक्षेत्र हरियाणा में, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। अब देखो दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी महाभारत के बारे में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल समझा रहा हूँ। मैं जितनी भी चीज़ें अगर मैं महाभारत के बारे में बताने वाला हूँ तो वो सब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में कभी ना कभी ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। आप चाहें, अगर आप ल्यूसेंट से भी ऑब्जेक्टिव कवर करते होंगे तो उसमें जहाँ पर आपका रिलीजियस वाला पार्ट है, जहाँ पर शैव धर्म वैष्णव धर्म जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आप चाहो तो ट्राई कर लेना, राइट। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो क्या क्या चीज़ें यहाँ से आएंगी। जैसे पहले मैं समझा रहा हूँ महाभारत काव्य के बारे में। महाभारत काव्य, काव्य मतलब एक ग्रंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस ग्रंथ के बारे में बात करूँ तो ये जो ग्रंथ है महाकाव्य ग्रंथ, तो इसको पंचम वेद माना जाता है, 5 यानी कि पंचम वेद माना जाता है, ठीक है। क्योंकि 4 वेद आप जानती हैं ऑलरेडी, कौन कौन से वेद हैं सर, एक ऋग्वेद है, एक सामवेद है, एक यजुर्वेद है, एक अथर्ववेद है। आप इनके नाम चाहो अपने आप से पूरा करके लिख लेना। तो पंचम वेद की संख्या किस ग्रंथ को दी जाती है, महाभारत को दी जाती है, ठीक है।
और मैंने आपको ये भी बता रहा था कि महाभारत क्या है, ये विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है, यानी कि विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन इसके ज़रिए से आपको कई चीज़ें याद रहेंगी। हाँ भी मतलब कैसे याद रहेंगी, वो चीज़ें आपको कहाँ कैसे पूछी जा चुकी हैं, सुनो वो इस तरह से पूछी आई थी। तो पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई पहले इसमें कितना थे, पहले इसमें बच्चों 24,000 श्लोक थे, इतने श्लोक थे, इतने श्लोक थे, राइट। जितने जिस टाइम पे इसमें 24,000 श्लोक थे, तो उस समय इसका जो नाम होता था बच्चों, इस ग्रंथ का जो नाम है उसका नाम होता था भारत। क्या नाम होता था? भारत। यानी कि 24,000 श्लोक होने पर महाभारत का नाम होता था केवल भारत ग्रंथ। क्या नाम होता था? भारत ग्रंथ। फिर आगे चलकर इन श्लोकों की जो संख्या बढ़कर कितना हो गई है, इनकी संख्या बढ़कर हो गई सर 1,00,000 प्लस। अब 1,00,000 प्लस में टोटल कितने हैं, तो इसका डेटा एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग पे अलग अलग डेटा दे रखा है। जनरली कहते हैं 1,24,000 हो गई है, 1,20,000 और 1,40,000, तो मूल रूप से 1,50,000 के आसपास में है। अब जब 1,00,000 प्लस इनकी संख्या हो गई, तो इस ग्रंथ का जो अब नाम पड़ा, इसको कहा जाता है महाभारत, लाइक दैट इज। ठीक। अब महाभारत जो ये ग्रंथ है, इसी महाभारत ग्रंथ का जो फारसी में अनुवाद किया गया वो किसके नाम से? रज़मनामा के नाम से किया गया। और इसको प्राचीन नाम क्या होता था? उसका प्राचीन नाम था जय संहिता। तो दो सवाल यहाँ से भी आते हैं। तो एक सवाल तो ये आता है कि इसका प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? जय संहिता, ये वाला आ सकता है। या फिर इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ, तब इसका नाम क्या पड़ा? तो रज़मनामा पड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आएगा यहाँ से इनके रचयिताओं से रिलेटेड। देखो रचयिता में और लेखक में मैंने आपको इसमें दो कहानी बताई थी ऑलरेडी, क्योंकि उसके बारे में जो कहावत है, ऐसा मान्यता है उसकी तहत। तो पहले मैं रचयिता, यहाँ से तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते ही है। तो महाभारत के जो रचयिता हैं उनका नाम है, पूरा नाम तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है, लेकिन मैं केवल क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है। हाँ, कई बार आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हमने कहीं पर ऐसा पढ़ा था कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, तो ये इन्हीं का पूरा नाम है, राइट। अब जो वेद व्यास जी हैं, इनको क्या माना जाता है? भगवान विष्णु का 21वां अवतार है ये। तो भगवान विष्णु के 21वें अवतार माने जाते हैं। जबकि भगवान विष्णु के टोटल अगर अवतारों की बात करें, टोटल अवतार कितने हैं इनके, तो सर टोटल अवतार मैंने आपको बताए थे 24। ठीक है। क्योंकि भगवान जो श्री कृष्ण जी भी हैं वो भी विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं, 8वें अवतार माने जाते हैं। कहाँ के निवासी हैं अगर इनका निवास पूछा जाए, तो सर ये हस्तिनापुर के हैं। ठीक। चलो, अब इसमें और क्या क्वेश्चन आएंगे? तो सर क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये युद्ध जो हुआ था महाभारत का किसके मध्य हुआ था? तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है, महाभारत का जो युद्ध हुआ बच्चों, तो ये किस किस के मध्य हुआ है? तो सर ये जो हुआ था, तो ये कौरवों के मध्य हुआ है, कौरवों वर्सेस बनाम या के बीच, किस किस के बीच में? पांडवों के मध्य हुआ था। कौन जीते हैं? सर पांडव ही जीते, कौरव हारे थे। कौरवों की तरफ से आपने दुर्योधन का नाम सुना होगा, कर्ण का नाम सुना होगा, कंस का नाम सुना होगा, इस तरह से धृतराष्ट्र वगैरह सारी कहानियाँ जानते होंगे, द्रोणाचार्य वगैरह। ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला जाऊँगा, वो नहीं समझाना चाह रहा हूँ। और पांचों पांडवों का कभी नाम पूछा जाए तो मैं आपको ऐसी बता देता हूँ। तो जो 5 इसमें पांडवों में देखिए बहुत सारी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग कन्फ्यूज़न है कुछ के लिए। तो 5 पांडव थे, पहली चीज़ समझो, जिनको मूल रूप से 5 पांडव हैं। युधिष्ठिर सबसे बड़े, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, तो ये हो गए हैं 5 पांडव।
लेकिन इन पांचों से भी जो सबसे बड़ा था वो कर्ण थे, लेकिन कर्ण कुंती प्लस सूर्यदेव के पुत्र थे। ठीक है, लाइक दैट इज। तो ये डेटा अलग का है। फिलहाल आपको ये 5 पांडवों के तुमने नाम याद रख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस महाभारत के युद्ध में जो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन सुनिए। देखिए, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिर्फ जो महाभारत के युद्ध में पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि कृष्ण भगवान जी ने गीता उपदेश किसको दिया। तो कृष्ण जी ने भगवान कृष्ण जी ने क्या किया था, गीता का पार्ट पढ़ाया था, गीता उपदेश। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो गीता उपदेश किसको दिया था, तो अर्जुन जी को दिया था। क्या ये बात समझे, यहाँ पे अर्जुन को दिया था। दूसरा, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कृष्ण जी हैं ये क्या हैं, ये अर्जुन के सारथी हैं। अर्जुन के सारथी, सारथी मतलब रथ चलाने वाले, अर्जुन के सारथी। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि अर्जुन का जो तीर कमाल था या धनुष था उसका नाम क्या है, अगर आपसे इसका नाम पूछा जाए तो उसका नाम था बच्चों गांडीव। और ये सबसे पहला किसके पास था, पहले शिव, फिर इंद्र, फिर अग्नि, फिर अर्जुन के पास में चला जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक, और एक मिथ या कहानी यह भी है कि महाभारत को जो लिखा है तो वो गणेश जी ने वेद व्यास जी से सुनकर लिखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एसएससी वगैरह में नहीं आते, तो मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कर्ण था तो उसको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है दानवीर। ठीक, और कुंती और सूर्य के पुत्र थे। तो जनरली ये बातें यहाँ से, मूल बातें जो मुझे बतानी थी वो कवर हो ही गई ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगली बात, अगला हमारा कौन सा उसमें आता है, अगली जगह कौन सी आ जाएगी, तो हमने कवर कर लिया है, ये भी हमारा कवर होगा, ये भी होगा, इसका मतलब ये आ गया है। इसके बाद में कुरुक्षेत्र के बाद में नीचे आता है कैथल। चलो, अब मैं समझा रहा हूँ किसके बारे में, कैथल के बारे में। तो ये भी किसका, हरियाणा का एक ज़िला है। ठीक है, तो कैथल की अगर मूल बात लिखना चाहूँ यदि मैं, तो मूल बात तो सर ये है कि यहाँ पर 1240 में रज़िया सुल्ताना या रज़िया सुल्तान की हत्या डाकुओं ने की। मूल बात तो ये है। यहाँ से रज़िया के बारे में यदि आपसे क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो देखो, एक तो ये है कि ये भारत की पहली महिला सुल्तान है, पहली महिला शासिका। और आपको ये बता दूं कि हिंदू मुस्लिम्स किसी भी रीजन, मतलब पहली फर्स्ट महिला शासक माना जाता है रज़िया को। रज़िया कब से कब तक सुल्तान बनी थी, तो 1236 में सुल्तान बनी थी और 1240 तक ये सुल्तान रही। और ये किसकी पुत्री थी, यानी कि अगर ऐसा पूछा जाए इनके पिता का अगर आपसे नाम, पिता का नाम, तो इसके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश इनके पिताजी हो गए। अगर इसके हस्बैंड का नाम पूछा जाए, इसका पति अल्तुनिया। ठीक, ये जर्नली याद रख लेंगे रज़िया के बारे में। कबा कूला वगैरह वो तो फिर इतिहास की बात है, हम इतिहास में सीखेंगे। तो कैथल के बारे में जितना समझाना था वो मैंने आपको समझा ही दिया है। अगली हम जगह देख लेते हैं नेक्स्ट। कैथल के बाद में मैं आपको डिस्कस कर रहा था किसके बारे में, साइड में चला रहा था, करनाल होगा वहाँ पे। चलो, तो करनाल समझ लेंगे। तो करनाल के बारे में सबसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको यही जान लीजिए कि करनाल क्या है, यहाँ पे एक तो डेयरी उद्योग है। वैसे भी मैं आपको बताया ऊपर कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या होता है कि खाद्यान्न का और दूध उत्पादन का भी कार्य किया जाता है बड़े पैमाने पे। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र है, तो डेयरी उद्योग वो कहाँ पर है, करनाल में है। दूसरा क्या कह सकते हैं कि कल्पना चावला की जन्मभूमि है। कल्पना 1962 में पैदा हुई थी कल्पना चावला, तो कल्पना चावला की जन्मभूमि। ठीक, ज़्यादा डीप में कब जन्म हुआ था ये नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो वो मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था कि भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला, तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी, अगर महिला पूछा जाए फीमेल में, तो कल्पना चावला थी। ये भारत की है।
ठीक है। और इन्होंने कितनी यात्राएं की हैं, तो 2 बार। कितनी यात्रा की? 2 बार यात्रा की थी। पहली यात्रा कब की थी कल्पना चावला ने? तो फर्स्ट यात्रा की थी 19 नवंबर 1997 से लेकर 5 दिसंबर के मध्य इन्होंने की थी, और ये भी 1997। ठीक है, तो ये तो इन्होंने पहली यात्रा सक्सेसफुल यात्रा रही। फिर उनकी जो दूसरी सेकंड जो यात्रा रही थी, तो बच्चों वो 16 जनवरी से लेकर, और ये 2003 में इन्होंने ये यात्रा शुरू की, और ये यात्रा कब थी? वो 1 फरवरी 2003, और यहीं पे इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ये 16 दिन का मिशन था। कितने दिन का मिशन था? मूल रूप से ये 16 दिन का कहते हैं, 16 डेज़ का एक मिशन था, और इस मिशन में टोटल 6 लोग थे। कितने लोग थे? 6 लोग थे। इन सबकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। लेकिन आज भी कल्पना चावला के बारे में हम सब लोग जानते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो ये तो कल्पना चावला भारत की होगी जो पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे पहले कौन गया था, कि विश्व की पहली महिला अगर ये तथ्य अगर आपसे आ जाए, तो विश्व की पहली जो महिला थी उसका नाम था तेरेस्कोवा। क्या नाम था? तेरेस्कोवा। ये रूस के रहने वाले थी, यानी कि एक्चुअली तो पहली बात तो ये जब की बात है 1963 में गई थी। उस टाइम पे रूस का नाम हुआ करता था यूएसएसआर, यानी कि पूर्व सोवियत संघ, या आपका रूस समझ लीजिए पहले वाला सोवियत संघ। ठीक है, और ये कब गई थी? तो अगर इनसे पूछा जाए जनरली, तो ये गई थी, पूरी क्या डेट थी? 16 जून को गई थी, 16 जून 1963 को। तो महिलाएं हो गई। 2 तथ्य और मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तथ्य याद रख लेना कि अगर व्यक्तियों में आपसे पूछा जाए, मेल में, तो अगर आपसे भारत से पूछा जाए, तो भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा ये प्रथम भारतीय हैं जो अंतरिक्ष यात्री थे। और यदि आपसे किस में पूछ लिया जाए, मतलब विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में प्रथम व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष यात्री थे, तो उनका नाम था मेजर यूरी गगरिन। तो मैं लिख देता हूँ यूरी गगरिन, ये इनका नाम था। राइट, ये भी रूस के थे उस टाइम पे, यूएसएसआर समझ लो, यूएसएसआर, सोवियत संघ वगैरह। ये कब गए थे? अब राकेश शर्मा की तो नई डेट पूछी जाती है, लेकिन यूरी गगरिन की कई बार डेट पूछ ली जाती है कब गए थे। तो ये 12 अप्रैल में गए थे, और ये 1961, तो ये डेट ज़्यादा याद रखेंगे, 1961, ये डेट खास नहीं है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पे नया पॉइंट समझते हैं। चलो, फिलहाल हमने कौन सी जगह ये, अच्छा वो हम पढ़ रहे थे करनाल। करनाल के नीचे अगर हम जाएंगे तो जगह आ जाएगी पानीपत। अब हम बात करेंगे किस पे? पानीपत। देखो पानीपत क्या है बच्चों? पानीपत करनाल मंडल में आता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो एक तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे क्या है, एक तो तेल शोधन कारखाना है, पॉइंट नंबर 1, तेल शोधन कारखाना। ठीक, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे क्या हुए हैं? 3 युद्ध हुए थे। 3 युद्ध, ये क्वेश्चन भी आता है डायरेक्ट ऐसे कि पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3। नंबर 1 पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। यदि इन तीनों युद्ध को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ लिटिल बिट, थोड़ा अगर मैं बेसिकली अगर इनको ज़्यादा डीप में ना जाके, नंबर 1, तो एक क्वेश्चन किस तरह से, तो क्वेश्चन आता है ऐसे कि प्रथम पानीपत का युद्ध। ठीक है, देखो अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कब हुआ था, तो पूरी डेट इसमें क्या आती है? 21 अप्रैल को हुआ था ये। और कब की घटना है? 1526 की। अब सवाल आएगा कि पानीपत का जो फर्स्ट वॉर हुआ था, तो ये फर्स्ट वॉर किन किन के मध्य हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, एक लोदी वंश का सम्राट था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, एक तरफ से तो इब्राहिम लोदी, और दूसरा कौन था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूँ बाबर। इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी केवल हारते ही नहीं है, रणभूमि में मारा जाने वाला मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान है। रणभूमि में मारा गया।
तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा खास बन जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्यकालीन भारत का वह कौन सुल्तान या सम्राट था जिसकी रणभूमि में डेथ हुई थी। तो किसकी डेथ हो गई थी सर? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, तो पानीपत का ये वॉर हो गया। अब जो ये लोदी जो वंश है इसको हम अफगान वंश भी कहते हैं, प्रथम अफगान वंश है, प्रथम अफगान वंश। तो ये प्रथम अफगान वंश के बीच में हुआ था, राइट। जब ये वॉर होता है बच्चों, तो कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये हुआ कि जर्नली दिल्ली, ऐसा मान के चलेंगे सर, ये मान लो ये भारत हो गया, ये पूरा क्षेत्र को मैं कह देता हूँ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो टाइमिंग रहा था वो 1206 से लेकर 1526 तक। ये क्या कहानी है सर? दिल्ली को केंद्र मानकर, दिल्ली को केंद्र मानकर क्या किया गया था? शासन किया गया था। दिल्ली को केंद्र मानकर संपूर्ण भारत पे शासन किया था यहाँ, मतलब कुछ तुर्की राजाओं ने। कब से कब तक? तो 1206 से 1526 तक। इस दरमियान में 5 वंश हुए। कितने वंश हुए थे? 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इन 5 वंशों का अंतिम जो वंश रहा था तो वो लोदी वंश था। तो एक तरह से इब्राहिम लोदी के हार जाने पर भारत से एक तो लोदी वंश और साथ साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंत हुआ। तो यहाँ से एक टैग लाइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक दैट इज कि सर जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का अंत तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना, ये बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता ज़रूर। और स्थापना करने का जो क्रेडिट जाएगा भारत में, तो वो किसको जाएगा? बाबर को। यानी कि आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? पानीपत का पहला फर्स्ट वॉर हुआ था सर, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ? अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता है तो सर ये इब्राहिम लोदी, जो प्रथम अफगान वंश या लोदी वंश का एक राजा था, उसके और बाबर के बीच में हुआ। बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी रणभूमि में मारा गया। और इसी के साथ भारत में जो दिल्ली सल्तनत जो 1206 से चला आ रही थी, तो दिल्ली सल्तनत का शासन क्या हो जाता है? हमेशा के लिए समाप्त। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे, ये इतिहास की कहानी है। तो दिल्ली सल्तनत का इस प्रकार अंत हुआ और भारत में एक नए वंश की शुरुआत होगी। किसकी? मुगल वंश की। और भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कब स्थापना हो गई? 1526 को। तो ये आपने पढ़ लिया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, इसी तरह से यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड पानीपत का युद्ध, तो सेकंड जो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। तो ये तो हो गई इसकी डेट। ये भी किस किस के बीच में हुआ अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, तो सर ये हुआ था अकबर के बीच में, सम्राट अकबर। और दूसरा कौन था? हेमू या हेमचंद्र। हेमू कौन था? ये शेरशाह सूरी का एक सेनापति था, जबकि अकबर और अकबर के साथ में बैरम खान था। इसमें अकबर और बैरम खान जीत जाते हैं और हेमू क्या हो जाता है? हार जाता है, राइट। तो यहाँ से बस इसमें इतना याद रख लो। एक क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से कि आपका तृतीय पानीपत का युद्ध, तो ये कब हुआ था तृतीय? तो तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ, तो ये इसकी जो डेट है वो है 14 जनवरी 1761। इस डेट को ये वॉर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वॉर किस किस के मध्य हुआ है, तो ये हुआ था अफगानों के बीच में बनाम मराठों के बीच में। बनाम का मतलब होता है के बीच, यानी कि सर अफगान जीत जाते हैं और मराठा हार जाते हैं। और यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि जो अफगानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, या वो अफगान कौन थे? तो अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के लिए कभी कभी नाम आता है दुर्रे दुरानी, तो कई बार आप उस नाम को ध्यान रख लेना, ठीक है। और मराठों की तरफ से कौन यहाँ पे जो लीड करा रहा था इधर से? तो सदाशिवराव भाऊ। सदाशिव, तो सदाशिव राव भाव, तो इधर से ये लीड करा रहे थे, लेकिन अल्टीमेट कौन जीत जाते हैं इसमें भी?
अफगान जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये पानीपत के तीनों बोर हो गए। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा कवर कर लेना। अगली जगह पानीपत के यदि अगर हम साइड में देखेंगे तो रोहतक होगा। तो रोहतक से क्या क्या तथ्य क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो एक तो यह है कि मैंने आपको बताया था कि भाई रोहतक में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा आपका कपड़े के होलसेल का यहाँ पे व्यापार है। तो मैं इसी डायरेक्ट लिख देता हूँ इस तरह से, सर यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा कपड़े का होलसेल का व्यापार है। ठीक, ये चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। एक और तथ्य मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगली जगह आ जाती है हमारे पास में हिसार। तो हिसार में क्या मैं आपको बता रहा था, सर यहाँ पे हिसार में क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है हिसार में। तो ये याद रख लेंगे हम, भैंस अनुसंधान केंद्र। ठीक, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो उसके बाद में बात करूँगा मैं गुड़गांव के बारे में। गुड़गांव से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो जो गुड़गांव है, एक तो इसका जो नेम है ना, ये नाम चेंज कर दिया, नेम परिवर्तित। तो एक तो इसका नाम क्या कर दिया गया बच्चों, ये 2011 में चेंज हुआ, आज की बात नहीं है। ठीक है, तो गुड़गांव का नाम बदल के क्या रख दिया गया था, 2011 में नहीं, सॉरी 2016 में शायद इसको चेंज किया गया। तो इसका नाम कर दिया है गुरुग्राम। नाम बदल के क्या रख दिया, गुरुग्राम। एक तथ्य तो ये याद रखेंगे। जबकि अब ये तथ्य बहुत पुराना हो गया है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक नगरी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्री वगैरह हैं वो सब कहाँ पर हैं, गुड़गांव में है। सबसे डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा विकसित जो शहर है वो कौन सा है, गुड़गांव है। दूसरा तथ्य यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ पे मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो ये तथ्य भी आपको यहाँ से याद रखना है। एक तथ्य जो पूछा जाता है बच्चों, तो एक ये पूछा जाता है कि जो आपका एनएसजी है, ठीक, तो एनएसजी जो कमांडो होते हैं, एनएसजी कमांडो का केंद्र है। ठीक, तो ये याद रख लेंगे, एनएसजी कमांडो का केंद्र भी है यहीं पर। दूसरा एक तथ्य याद रखेंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार यहीं पर है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा जाता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार। विहार का मतलब होता है रहने का निवासी स्थान, एक तरह से, राइट। अगर ये क्वेश्चन बन जाए, मान लो कि भाई हरियाणा का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कौन सा है, ठीक है, तो मैं इसे नोट करके लिखा देता हूँ इस पॉइंट को। तो याद रखेंगे, हरियाणा का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान है, पहली बात तो उसका नाम है बच्चों सुल्तानपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये है राष्ट्रीय उद्यान फर्स्ट। कब बना था ये, तो जो ये बना था मैंने आपको ऑलरेडी बता भी चुका, 1989 में ही बना था, राइट। तो यहाँ से ये याद रख लेंगे आप। अगर और क्वेश्चंस में, या अगर गुड़गांव से यदि मैं क्वेश्चंस बताऊं क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि सुल्तानपुर झील कहाँ पर है। सुल्तानपुर झील, तो ये भी कहाँ है सर, ये भी गुड़गांव में है। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आ सकते हैं, राइट। अगले शहर की तरफ चलते हैं, पंजाब साइड पहुँच जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे वहाँ पे, पहले लेते हैं पहले यहीं की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो फरीदाबाद समझ लो पहले, फरीदाबाद। ठीक, देखो फरीदाबाद में दो चीज़ें याद रखो, दोनों मैं आपको पहले झील बता देता हूँ। यहाँ पे एक जो झील है यहाँ पे बड़खल, तो यहाँ पर एक तो है बड़खल झील,
ठीक है, और एक यहाँ पर है दमदमा झील। ये 2 झीलें हैं, यहाँ से याद रख लें। मैं एक काम करता हूँ, झील से रिलेटेड एक तथ्य और पूछा जाता है, 2 तथ्य और पूछे जाते हैं, वो दोनों भी मैं यहीं पे समझा ही देता हूँ। एक काम करते हैं, हिसार में एक झील है, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जिस झील का क्या नाम है, ब्लू वर्ल्ड झील। तो ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ है, ये भी सर ये हिसार में है। उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है रोहतक से रिलेटेड, रोहतक, तो यहाँ पर कौन सी झील है, तो यहाँ पर है, ये पूछा जा चुका है, तिलियार झील पूछा था कि तिलियार झील कहाँ पर है। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपका ये पीसीएस वगैरह टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट, और बात कर लेते हैं कई और जगह हमारे पास में। एक सोनीपत बचा है, सोनीपत से क्या क्वेश्चन आ सकता है। सोनीपत में खिजरा खां का मकबरा है, चलो लिख ले देता हूँ मैं, सोनीपत। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, तो यहाँ पर खिज्र खां का मकबरा। जब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, जब आप सैयद और आप लोधी जब वंश पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको क्या रहेगा, ये सारा जो डेटा ज्योग्राफिकल जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बहुत सारे आपको वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी जगह हैं, उनसे क्या क्या तथ्य आ सकते हैं। भिवंडी से पूछा जाता है, भिवंडी क्या है, छोटी काशी कहा जाता है, सॉरी भिवानी को, तो भिवानी समझ ली, तो भिवानी को क्या कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। जैसी एक है आपका, मैं आपको बता रहा था जिंद, तो देखो जो जिंद जो ज़िला है इसको हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का हृदय। उसके बाद में और कौन सा सिटी बचा, कौन सा ज़िला बचा है, एक क्वेश्चन कभी कभी मिल सकता है आपको यमुनानगर के बारे में, उसको पेपर सिटी के नाम से वो फेमस है, तो यमुनानगर, तो यमुनानगर किस लिए फेमस है, इसको कहा जाता है सर पेपर सिटी। तो ये तथ्य हो सकता है कभी आपसे पूछ ले। और क्वेश्चन किसके बारे में आ सकता है, तो 1-2 क्वेश्चंस कौन सा बचा है मैं आपको बता दूं। एक क्वेश्चन मेवात के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जो अरावली पर्वत की श्रेणियाँ हैं यहाँ पे मेवात में आकर इसकी 1-2 हिल्स यहाँ पर है, तो ये में से ये वाली हिल्स आपको मैं बता देता हूँ। ये आप मान लेना सर, ये जो हिल्स है बच्चों इसका नाम है कोटला हिल्स। क्या नाम है, कोटला हिल्स, कोटला हिल्स। देखो उदाहरण के तौर पे यदि अगर मैं आपको ये मैप इस तरह से एक मैप बनाता हूँ, देखो तो यहाँ से होता क्या है बच्चों, यहाँ पे इसको ऐसा मान लो, यहाँ से गुजरात के एरिया से यहाँ से लेके दिल्ली तक, ये हमारी ये जो रेंज है ना, ये है अरावली। ये कौन सी रेंज है सर, ये है अरावली। जो जैसे दिल्ली है ना लाल किला, रायसीना जो पहाड़ी है हिल, तो जैसे दिल्ली में है रायसीना, उसी तरह से तो दिल्ली तो पहले क्या पड़ेगा, तो पहले मेवात पड़ेगा, मेवात के बाद में अगर हम जाएंगे तो फिर आपको फरीदाबाद पड़ेगा, गुड़गांव पड़ेगा, फिर दिल्ली आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसी तरह से तो अरावली की छोटी मोटी यहाँ पे एक तरह से अरावली का अंत होता है कहाँ पे, हरियाणा के यहाँ पे आके, तो उसी में कि एक यहाँ पर छोटी सी चोटी समझ लेंगे जिसका नाम है कोटला हिल्स। तो कोटला हिल्स पहली बात किसका अंग है, तो अरावली का है। कहाँ पर है, मेवात में पड़ती है। ठीक, और यहाँ के हरियाणा के बारे में और छोटी छोटी चीज़ें, चलिए पॉलिटिकल चीज़ें या डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चन जो फैक्चुअल चीज़ें क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपसे हरियाणा के राजकीय प्रतीक पूछे, राजकीय प्रतीक, तो हरियाणा के जो राजकीय प्रतीक है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो राजकीय प्रतीकों में आपसे पूछ सकता है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो आपको पता ही है कि कुश्ती है वहाँ का, ज़्यादातर जितने भी आप कुश्ती उश्ती देखते हैं। ठीक, अगर आपसे वृक्ष पूछा जाए तो वृक्ष है वहाँ का पीपल। ठीक, अगर पुष्प पूछा जाए तो पुष्प है कमल। राइट, और यदि आपसे एनिमल पूछा जाता है तो एनिमल काला हिरण है, काला हिरण।
और क्या पूछा जा सकता है जनरली, बस यही पूछे जाते हैं। पक्षी पूछेगा तो काला तीतर वगैरह वो, लेकिन वो पूछा नहीं जाता एग्जाम्स में। ठीक, और तथ्य मैं आपको यहाँ के बताना चाहूँ तो देखो, हरियाणा क्या है ना, मशरूम उत्पादन के मामले में नंबर 1 पे आता। तो 2-3 तथ्य ये वाले जान लो कि मान लो कि सर जो हरियाणा है, ये क्वेश्चन अगर आ सकता है तो मैं लिख देता हूँ कि हरियाणा क्या है, मशरूम उत्पादन में भारत में नंबर 1 प्रथम स्थान पर आता है। दूसरा क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भाई हरियाणा में मसाला सबसे ज़्यादा कौन से मसाले का उत्पादन होता है, हरियाणा में कौन से मसाले का सबसे बड़े लेवल पे सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हल्दी होती है। कई बार सुना होगा आपने हरियाणा की हल्दी। ठीक, अगर नहीं भी सुना तो ये जान लीजिए। और हरियाणा से संबंधित जो अन्य एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वो मैं 2-4 फैक्ट और क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मैं एग्जाम्स में क्वेश्चन के ही तहत वाली समझा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन में कई बार ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर जो हरियाणा के जो लोग होते हैं तो ये क्या पहनते हैं, एक स्पेशली इनकी क्या होती है, पगड़ी होती है। इनकी क्या होती है, एक पगड़ी टाइप की होती है यहाँ के जो लोग पगड़ी पहनते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी जो पगड़ी पहनते हैं, तो इस पगड़ी को क्या कहा जाता है, किस नाम से नोन एज। तो इस पगड़ी को जनरली खंडवा कहा जाता है, खांडवा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मैं जितनी भी चीज़ें समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हुई हैं। जैसे एक तथ्य में पूछा गया था कि हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, हरियाणा हरिकेन। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो एक पूर्व क्रिकेटर है, अगर आपने नाम सुना हो, कपिल देव का। और कौन है ये क्रिकेट प्लेयर इंडियन टीम के। ठीक, अगर जो नए छात्र हैं जिनको नहीं पता, जो केवल विराट और एमएस को जानते हैं। और तथ्यों में क्या क्या आ सकता है, तो तथ्यों में ये आ जाता भाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की प्रथम महिला कौन थी, ये क्वेश्चन आया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हरियाणा की, HR मतलब हरियाणा की प्रथम महिला। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सर अगर आपसे यह क्वेश्चन आएगा तो संतोष यादव नाम याद रखेंगे, संतोष यादव। अब ये कितनी बार चढ़ चुकी हैं, 2 बार चढ़ चुकी हैं अब तक, 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे हो सकता आ जाए। या फिर मान लो एक तथ्य आपसे यह पूछ ले कि भाई आधुनिक जो हरियाणा है इसका निर्माता तथा लौह पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक हरियाणा का निर्माता तथा लौह पुरुष तो किसे कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल, ये याद रख लेना आप। तो चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। ठीक, बाकी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे समझाई दी हैं, क्योंकि देखो हरियाणा से वैसे भी बहुत सारी चीज़ें वैसे ऑलरेडी आती नहीं हैं। और यदि हरियाणा से मैं बात करूँ, हमारे पास स्पेस कहाँ है, हाँ एक क्वेश्चन ये आता है NCR कैपिटल रीजन दिल्ली के बारे में। देखो पहली बात तो मैं दिल्ली आपको अलग ही पढ़ाऊँगा, तब हम समझेंगे। फिलहाल फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको 2-3 फैक्ट याद रखो। उदाहरण के तौर पर सर ये जो इलाका है सर, ये हो गया हमारा पूरा इतना दिल्ली। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों, अब लोग यूपी से भी दिल्ली में जाके काम करने जा रहे हैं, हरियाणा से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं, ठीक, पंजाब से भी लोग दिल्ली में आ रहे हैं। तो दिल्ली तो इतनी छोटी जगह है, तो दिल्ली पर लोड बढ़ने लगा, राइट। अब लोग दिल्ली में इसलिए आ रहे हैं ना फैसिलिटी की वजह से। तो यहाँ का ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला जो एरिया था, इसका नाम था ओखला। क्या नाम था, ओखला। फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते क्षेत्र इतना हो गया, उसका नाम पड़ गया न्यू ओखला, न्यू ओखला पड़ा। इसका जब डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो ये बन गया क्या, नोएडा। नोएडा का मतलब क्या होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो ये बन गया ऐसे नोएडा, नोएडा से बन गया ग्रेटर नोएडा। ये क्षेत्र धीरे धीरे क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया, लाइक दैट।
लेकिन फिर भी इतना लोड आ गया, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मतलब जनसंख्या हो गई, इतना ज़्यादा यहाँ पे, तो फिर क्या करना पड़ा, तो आसपास के जितने भी, जैसे मान लो अगर मैं दिल्ली का आपको मैप दिखाऊं, जैसे मान लो ये दिल्ली है, तो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे फिर धीरे धीरे क्या था ना, लोग दूसरे पूरे भारत से आके इधर बसने लगे। तो फिर इतने पूरे क्षेत्र को घोषित कर दिया गया एनसीआर दिल्ली। मतलब जो फैसिलिटीज़ यहाँ दिल्ली में होंगी वही फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी, वही फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी, वही फैसिलिटीज़ यहाँ पर होंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि लोगों से कहा भाई यहाँ मत आओ, जो चीज़ें आपको यहाँ मिल रही वो आपको हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर में भी दे देंगे, वो हम आपको करनाल में दे देंगे, जिंद में दे देंगे, भिवानी में दे देंगे, रोहतक में दे देंगे, लाइक दैट इज। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि एनसीआर में यूपी के कितने ज़िले शामिल हैं? तो आप देख लें, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। क्वेश्चन आ जाए कि भाई हरियाणा के कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये सब जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सब शामिल हैं। अगर आपसे राजस्थान के पूछा जाए तो राजस्थान के 2, अलवर और भरतपुर, तो ये राजस्थान के हो गए, ये इधर साइड में यहाँ पे ये यूपी के हो गए हैं, और ये किसके हो गए हैं बच्चों, आपका हरियाणा के। समझ जाएंगे यहाँ पे। तो इन सबको इस तरह से शामिल किया गया। आपको ये भी पता चला होगा ये नोएडा कैसे नाम पड़ा वगैरह, तो ये ओखला से न्यू ओखला बन गया, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता चला गया। तो जिस इंडस्ट्री की वजह से किसका नाम क्या पड़ गया, नोएडा, यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक, चलिए, तो ये हमारा जनरली एनसीआर वाला एरिया मैं आपको समझा ही चुका हूँ। दिल्ली में अगर आप चित्र देखना चाहेंगे तो देखो ये पूरा दिल्ली वाला इलाका है। ठीक है, कई बार आप देखते हैं ना केवल इतना है न्यू दिल्ली, बस कनेक्ट प्लेस इसी में न्यू दिल्ली में आता है। जैसे प्रीत बिहार का आप नाम सुनते हैं, सेंट्रल का नाम सुनते होंगे आप, ऐसे शादरा वगैरह हो गया। ठीक, तो ये दिल्ली का एरिया है। दिल्ली को मैं आपको यूनियन टेरिटरीज में आपको एक्सप्लेन करूँगा। दिल्ली वैसे भी ये वाला एरिया है ही। देखो ये गुड़गांव में ये डेवलपमेंट हम देख ही रहे हैं। तो जितना डेवलपमेंट पहले कभी यहाँ था वो आसपास में सब में इतना डेवलपमेंट हो चुका है गाइस। ठीक है, और 1 या 2 3 तथ्य कई बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं मूल रूप से 2 या 3 फैक्ट्स हैं हरियाणा के बारे में। अगर मैं आपको और बताना चाहूँ 2 तथ्य हैं, बस वो समझा देता हूँ मैं यहीं पर ही। हरियाणा के बारे में है, किसके बारे में, हरियाणा के बारे में। ठीक, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको लिख लेना। तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ से ये आ सकता है कि सर जो हरियाणा है, हरियाणा के बारे में एक फैक्ट तो आपको यह याद रखना है कि हरियाणा में पंचायती राज जो व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, अगर यह क्वेश्चन आ जाए, ये ऑलरेडी आया आज, मतलब ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं लिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखाने वाला था। सर ये 22 अप्रैल 1994 को शुरुआत हुई थी। एक तो ये डेटा याद रखेंगे आप। ठीक, ये हरियाणा में शुरुआत हुई है। अगर आपसे क्वेश्चन आता सर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की कब शुरुआत हुई थी, तो मैं आपको बता दूँ भारत में यहाँ एक जगह है जिसका नाम है, ऐसे समझ दो, ये भारत, ये वाली इतनी जगह। ठीक है, तो यहाँ है, ये है राजस्थान, और राजस्थान की जो ये मूल जगह है, उस जगह का जो मूल जगह उसका नाम है नागौर जिला। कौन सी जगह है, नागौर ज़िला। कहाँ का है, राजस्थान का। तो इसी नागौर ज़िले में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी। कब की बात है ये, तो सर ये हुआ था 2 अक्टूबर, कितना, 2 अक्टूबर और 1959 में। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इस कार्य को किसने किया था, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि जो हरियाणा की जो पंचायत है उस पंचायत को किस नाम से जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत कहते हैं ना, ऐसे। तो हरियाणा की पंचायत को खाप पंचायत कहा जाता है। ऐसी नाम है, कोई इसके पीछे कोई स्पेशल है नहीं, खाप पंचायत। अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा की पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, खाप पंचायत के नाम से जाना जाता है। एक फैक्ट्स यह पूछा जाता है कभी कभी, बहुत रेयर केस में, सर हरियाणा में प्रथम राष्ट्रपति शासन
RS का मतलब समझ लेना, राष्ट्रपति शासन कब लगा। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए पहली बार तो डेट याद मत रखना पूरी, बस ऐसी नवंबर 1967 में पहली बार लगा था, बस इतना याद रख लेना आप। ठीक है गाइस, तो आई होप मैं आपको जितनी भी मूल चीज़ें थी वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे हरियाणा। ठीक, कल हम पढ़ेंगे उत्तराखंड और देन उसके बाद में राजस्थान और फिर यूपी। ठीक है गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।